नेचुरल रिसोर्सेज, एसएससी ज्योग्राफी, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, पढ़ाई स्टूडियो। रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंसान की ज़रूरतें पार्शली या कंप्लीटली रिसोर्सेज से पूरी होती हैं। नेचर में हजारों चीज़ें हैं, लेकिन हम उन्हें रिसोर्सेज नहीं कह सकते। किसी भी चीज़ को तब रिसोर्स कहा जाता है जब इंसान अपने स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज से उसे यूज़ करे। मतलब जो चीज़ें इंसान के काम आती हैं, जो उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं और जिन्हें इंसान फिजिकली और इंटेलेक्चुअली यूज़ करने की कैपेबिलिटी रखता है, उन्हें ही रिसोर्सेज कहा जाता है। इस तरह कोई भी चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ होती है, रिसोर्स बन जाती है। पुराने जमाने में इंसान को जमीन के अंदर दबे मिनरल्स के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन आज वही मिनरल्स बहुत काम के हैं, क्योंकि उनकी यूटिलिटी है और माइनिंग के एडवांस टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में दो चीजें होनी चाहिए, यूटिलिटी यानी काम आ सके और कैपेबिलिटी यानी यूज किया जा सके। रिसोर्सेज तीनों चीजें नेचर, इंसान और कल्चर के इंटरैक्शन से बनते हैं। रिसोर्सेज के उपयोग, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे लिए कई तरहों से यूजफुल होते हैं। इंसान की जिंदगी के हर स्टेज में हम धीरे धीरे इनकी भूमिका समझते हैं। एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रीज तक सभी एक्टिविटीज अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर करती हैं। रिसोर्स एज फूड, खाने के रूप में। इंसान की अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रिसोर्सेज से पूरी होती हैं। प्रकृति में अपने आप उगे हुए फ्रूट्स, एग्रीकल्चर से मिले हुए डिफरेंट क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स से मिलने वाला मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स और मीट, रेजर्वॉयर से मिलने वाली फिश और अन्य जल जानवर, और मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया गया हनी, ये सब खाने के रूप में यूज होते हैं। रिसोर्स एज रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में। जंगलों से मिलने वाली अलग अलग चीज़ें, एग्रो प्रोडक्ट्स यानी खेती से मिलने वाले उत्पाद, जानवरों से मिलने वाली वूल, हाइड्स यानी चमड़ा और मीट, और मिनरल ओर्स, ये सब कई इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा के रूप में। हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा को इंडस्ट्रीज में और घर में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा सोलर इंसुलेशन यानी धूप की एनर्जी, हवा यानी विंड, समुद्र की लहरें, टाइड्स और एब्स यानी समुद्री उठापठा, और वाटरफॉल्स यानी पानी के झरने, इन सब से भी एनर्जी जनरेट की जा सकती है। रिसोर्सेज के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को तीन आधारों पर क्लासिफाई किया जाता है: ओनरशिप के आधार पर, रीअवेलेबिलिटी के आधार पर और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के आधार पर। ओनरशिप के आधार पर, पहला, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसी एक व्यक्ति या एक फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे जमीन और बिल्डिंग। दूसरा, नेशनल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसी एक देश या रीजन की प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे आर्मी और इंटरनेशनल ट्रेड। तीसरा, ग्लोबल रिसोर्सेज। ये वो सब फिजिकल या नॉन फिजिकल रिसोर्सेज हैं जो पूरी इंसानियत की भलाई के लिए यूज होते हैं, मतलब दुनिया के सभी राष्ट्रों की कॉमन ओनरशिप के रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, पहला, यूनिवर्सल रिसोर्सेज। ये वो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में यूजफुल हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सभी जगह मिलते हैं। दूसरा, जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो आसानी से मिल जाते हैं, जैसे जमीन, मिट्टी, पानी और पैस्चर लैंड यानी चरागाह। तीसरा, रेयर रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो सिर्फ लिमिटेड जगहों पर मिलते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम जैसे मिनरल्स। चौथा, सॉलिटरी रिसोर्सेज। ये वो मिनरल्स हैं जो दुनिया में सिर्फ एक या दो जगहों पर ही मिलते हैं, जैसे क्रायोलाइट, जो सिर्फ ग्रीनलैंड में मिलता है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को एक और तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। कुछ रिसोर्सेज अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम में दोबारा प्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब ये खत्म नहीं होते। इन्हें इनएग्जॉस्टिबल भी कहा जाता है। सोलर इंसुलेशन, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो रिसोर्सेज, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार यूज हो जाने के बाद दोबारा यूज नहीं किए जा सकते, या जिन्हें पास के फ्यूचर में दोबारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ना ही रिफॉर्म किया जा सकता। मिनरल्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एटसेट्रा इस कैटेगरी में आते हैं। रिसोर्सेज की प्लानिंग और कंजर्वेशन। इंसान की ज़रूरतें अनलिमिटेड हैं,
जबकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। पिछले 100 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से रिसोर्सेज का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर इस मैटर पर सीरियसली नहीं सोचा गया तो फ्यूचर में बहुत बुरी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करें। कंजर्वेशन का वर्ड डायरेक्टली रिसोर्सेज की स्कैसिटी से रिलेटेड है। अगर रिसोर्सेज को आज जिस स्पीड से और जिस अनहिसाबी और इरैशनल तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसी रेट पर एक्सप्लॉइटेशन जारी रही तो डेवलपमेंट और करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करना एक सपना बन जाएगा। कंजर्वेशन में 3 चीजें शामिल हैं: रैशनल यूसेज यानी समझदारी से यूज करना, कंजर्वेशन यानी सुरक्षा करना, और रीयूसेज यानी दोबारा यूज करना। जब किसी पेड़ की जिंदगी या इंसान की जिंदगी को खतरा होता है तो उसके लिए जो अरेंजमेंट की जाती है उसे कंजर्वेशन कहते हैं। प्लानिंग और कंजर्वेशन के स्टेप्स। पहला, सबसे पहले किसी भी रीजन या देश की यूनिट के तौर पर उत्पादित अनुपयोगी और संभावित रिसोर्सेज की उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो। दूसरा, जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं, उन्हें साइंटिफिकली एक्सप्लॉइट करना चाहिए और इन्हें सिर्फ वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ सच में ज़रूरत हो। तीसरा, जिन रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है उन्हें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा, जो रिसोर्सेज सस्ते हैं और आसानी से मिलते हैं उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि फ्यूचर के लिए स्पेरिंगली यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज़ करना चाहिए। पांचवा, जो रिसोर्सेज लिमिटेड मात्रा में हैं उन्हें कंजर्व करना चाहिए। टेक्निकल डेवलपमेंट के थ्रू उनका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना लॉन्ग टर्म में बेहतर है। छठा, रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी कानून बनाना चाहिए और उन्हें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए। सातवां, नागरिक को रिसोर्सेज के रैशनल यूसेज से जुड़ी सभी फैक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से अवगत करना चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस बनाना चाहिए। मिट्टी का निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन। जमीन की सरफेस का वो हिस्सा जिसमें वेजिटेशन यानी वनस्पति उगती है उसे सॉइल यानी मिट्टी कहते हैं। मिट्टी जमीन की सरफेस पर अलग अलग एलिमेंट से बनी एक पतली लेयर होती है। इसमें मिनरल्स, ह्यूमिडिटी यानी नमी, ह्यूमस और हवा मिले होते हैं। मिट्टी के नीचे पेरेंटल रॉक्स होती हैं। मिट्टी डेन्यूडेशन यानी चितना की प्रक्रिया से मिलने वाले मटेरियल से बनती है। इसमें बायोटिक रेमनेंट्स यानी जीव जंतु के अवशेष, ह्यूमिडिटी और हवा मिक्स होते हैं। दूसरे शब्दों में मिट्टी मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स का एक नेचुरल मिक्सचर है जिसमें वेजिटेशन को उगाने और डेवलप करने की कैपेसिटी होती है। मिट्टी की फॉर्मेशन में क्लाइमेट का प्रभाव इतना इंपॉर्टेंट और वाइड स्प्रेड है कि उसी रीजन में बहुत लंबे टाइम में अलग अलग टाइप्स की रॉक से बनी मिट्टी एक जैसी होती है। इसलिए एक ही टाइप की पेरेंटल रॉक से अलग अलग क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस में अलग मिट्टी बनती है। मिट्टी को उसके कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक्स, स्ट्रक्चर, ह्यूमस एटसेट्रा के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने इंडिया की मिट्टियों को 8 टाइप्स में डिवाइड किया है। इनमें से माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल पहाड़ी इलाकों में अलग अलग ऑल्टीट्यूड पर मिलती है। 8 टाइप्स हैं। पहली अलूवियल सॉइल, दूसरी रेड सॉइल, तीसरी ब्लैक सॉइल, चौथी लैटेराइट सॉइल, पांचवी डेजर्ट सॉइल, छठी माउंटेन सॉइल, सातवीं फॉरेस्ट सॉइल और आठवीं माशी या पीटी सॉइल। अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी इंडिया के टोटल एरिया के लगभग 43% हिस्से में फैली हुई है। ये मिट्टी उत्तर के मैदान में, पूर्व में ब्रह्मपुत्रा वैली से लेकर पश्चिम में सतलुज नदी तक और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा रीजन्स में मिलती है। अलूवियल सॉइल का निर्माण नदियों द्वारा किए गए अलूवियल डेपोजिशन यानी जलोढ़ निक्षेपण से होता है। इस मिट्टी में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन की मात्रा ज्यादा होती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अगर इस मिट्टी में पल्सेस यानी दालियां उगाई जाएं तो नाइट्रोजन की मात्रा स्टेबलाइज हो सकती है। इस मिट्टी में गेहूं, चावल, शुगरकेन, जूट, कॉटन, मक्का, ऑयल सीड्स आदि फसलें उगाई जा सकती हैं। ये इंडिया की कुल ज़मीन के लगभग 19% हिस्से में फैली हुई है। ये पेनिनसुलर इंडिया में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुंदेलखंड तक और पूर्व में राजमहल हिल्स से लेकर पश्चिम में कच्छ तक फैली हुई है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी ऐसी मिट्टी मिलती है। फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से मिट्टी का रंग लाल होता है और नीचे की तरफ जाते जाते ये पीली हो जाती है। इस मिट्टी में लाइम, ग्रावेल और कार्बोनेट नहीं मिलते। इस मिट्टी में लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटाश की कमी होती है। इस मिट्टी में बाजरा, कॉटन, गेहूं, ज्वार, लिनसीड, ग्राउंडनट आदि फसलें उगाई जाती हैं। ब्लैक यानी
काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी इंडिया के कुल एरिया के लगभग 15% हिस्से को कवर करती है। ये मिट्टी डेक्कन लावा के फैलाव की वजह से बनी। ऐसी मिट्टी पूरे महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में मिलती है। गुजरात में सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट्स में ये मिट्टी है। लावा रॉक्स और क्लाइमेट इस मिट्टी के निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इस मिट्टी में आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स की मात्रा ज्यादा होती है। ये मिट्टी काफी फर्टाइल यानी उपजाऊ मानी जाती है। इस मिट्टी में ज्यादा मॉइस्चर रिटेन करने की भी कैपेसिटी होती है। जब मॉइस्चर सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में कॉटन, लिनसीड, सरसों, ग्राउंडनट, टोबैको और उड़द आदि फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि ये कॉटन के लिए ज्यादा सूटेबल है, इसलिए इस मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। लेटराइट नाम लैटिन शब्द लैटर से आया है, जिसका मतलब होता है एक पत्थर यानी ब्रिक। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। जब ये मिट्टी गीली होती है तो मक्खन की तरह स्मूथ हो जाती है और जब सूख जाती है तो बहुत सख्त हो जाती है। ये ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट के बदले बदले से और सिलिका बेस्ड मटेरियल के रोकने की वजह से बनती है। ये मिट्टी इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटो के ऊपर के इलाके में डेवलप हुई है। इस मिट्टी में आयरन, पोटैश और एल्यूमिनियम ज्यादा होते हैं। मिट्टी कम उपजाऊ है, लेकिन फर्टिलाइजर्स का यूज करके कॉटन, चावल, रागी, शुगरकेन, चाय, कॉफी, कैशू आदि उगाए जा सकते हैं। ये मिट्टी उन इलाकों में मिलती है जहां क्लाइमेट एरिड यानी सूखा या सेमी एरिड यानी आधा सूखा होता है। मिट्टी सैंडी यानी बालुई और इनफर्टाइल यानी अनउपजाऊ होती है। इसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स ज्यादा होते हैं। राजस्थान, हरियाणा और सदर्न पंजाब में ये मिट्टी है। गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ये मिट्टी मिलती है। इरिगेशन यानी सिंचाई की सुविधाओं के साथ इस मिट्टी में बाजरा और ज्वार की खेती की जा सकती है। ये मिट्टी हिमालयाज के वैली और ढालू इलाकों में लगभग 2700 से 3000 मीटर की एल्टीट्यूड पर मिलती है। इसका लेयर बहुत पतला और अंडर डेवलप्ड यानी अधूरे विकास वाला होता है। ये मिट्टी असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में मिलती है। हिमालयाज में ये मिट्टी पाइन और चीड़ पेड़ वाले इलाकों में आम एल्टीट्यूड पर मिलती है। जंगल की मिट्टी। ये मिट्टी हिमालयाज, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स और हिमालयाज के तिराई रीजन के कॉनिफरस फॉरेस्ट्स में 3000 से 3100 मीटर की एल्टीट्यूड के बीच मिलती है। जमीन की सरफेस पेड़ों के छांव में पड़े पत्तों से ढकी होती है और सड़ने वाले पत्तों की वजह से ह्यूमस बढ़ता है, जिससे जमीन का ऊपर वाला हिस्सा काला हो जाता है। जमीन के अंदर जाते जाते ये नीला या लाल रंग ले लेता है। चाय, कॉफी, स्पाइसेस के अलावा गेहूं, मक्का, जौ, चावल जैसे क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। ये मिट्टी लिमिटेड एरिया में मिलती है। ये मिट्टी मार्शी या पीटी सॉइल, जलभूमि की मिट्टी। ये मिट्टी ह्यूमिड यानी नमी वाले इलाकों में बायोटिक एलिमेंट्स के इकट्ठा होने से डेवलप होती है। बारिश के मौसम में ये जमीन पानी में डूब जाती है और पानी हटने पर इसमें चावल उगाए जा सकते हैं। ऐसी मिट्टी में बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स की अधिकता रहती है, लेकिन फॉस्फेट और पोटैश की कमी रहती है। ऐसी मिट्टी ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, नॉर्दर्न बिहार के सेंट्रल एरिया और उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। इस मिट्टी का विस्तार बहुत लिमिटेड है। मिट्टी का खाव, सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब है मिट्टी के कणों को एक जगह से दूसरी जगह हवा और पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना। दूसरे शब्दों में, जमीन की ऊपर वाली मिट्टी के कणों का नेचुरल फोर्सेस द्वारा तेजी से दूसरी जगह ले जाना। ऊपर की लेयर बनाने में कई साल लगते हैं। अगर मिट्टी के कण तेज बारिश या आंधियारी हवा की वजह से बह जाएं, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो जाती है। एग्रीकल्चर के लिए इस अपर लेयर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसलिए सॉइल इरोजन को रोकना बहुत जरूरी है। सॉइल इरोजन रोकने के उपाय: पहला, जमीन पर चरने की एक्टिविटी यानी पास्चरिंग को कंट्रोल करो। दूसरा, ढालू इलाकों में प्लांटेशन कंटूर मेथड से करनी चाहिए, यानी ढाल के साथ साथ पेड़ लगाओ। तीसरा, बंजर जमीन में पेड़ लगाओ। चौथा, जहां स्ट्रीम्स यानी छोटी नदियां हैं वहां चेक डैम्स बनाओ। पानी की स्पीड कम करने के लिए खेतों में बहुत गहरी जुताई करो। मिट्टी का संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है मिट्टी के खाव को रोकना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना।
सॉइल कंजर्वेशन डायरेक्टली मिट्टी के कणों को उनकी ओरिजिनल जगह पर रोकने से कनेक्टेड है। दुनिया में अलग-अलग जगहों पर लोकेशन और प्रॉब्लम के हिसाब से अलग-अलग उपाय यूज किए जाते हैं। अगर मिट्टी का संरक्षण ना किया जाए तो बाढ़ों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे जान और माल दोनों को खतरा रहता है। इसलिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। सॉइल कंजर्वेशन के उपाय: पहला, जंगल में पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को रोक के रखती हैं। नदियों के दरों में और पहाड़ की ढालों में पेड़ लगाओ। दूसरा, राजस्थानी इलाकों के पास तेज हवा को रोकने के लिए पेड़ों की एक लाइन लगाओ। ये आगे बढ़ते हुआ राजस्थान को रोकेगी। नदियों की बाढ़ों को उनके बहाव को दूसरी नदियों या सूखे रिवर बेड्स की तरफ मोड़कर कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा, पहाड़ पर बिना रोकटोक के पैस्चरिंग से मिट्टी की लेयर ढीली हो जाती है, उसे रोकना चाहिए। चौथा, हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन यानी समतल जुताई और टेरेस्ड फार्म्स यानी सीढ़ी नुमी वाली खेती जैसे मेथड्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। पांचवा, जिस मिट्टी ने अपनी फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन खो दिया है उसमें ह्यूमस कंटेंट्स ऐड करने चाहिए। इन उपायों को इंप्लीमेंट करके मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। आज मिट्टी का संरक्षण एक स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी यानी सख्त जरूरत है। सरकार, सोसाइटी और लोग सबको मिलकर इसकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए।